तो कल हम लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट बोहर्स का फिनिश किया था। ठीक है, आज हम लोग बोहर्स का डेरिवेशन वाला पार्ट करेंगे। तो मैं एक बार तुम्हें ये डेरिवेशन बता तो दे रही हूँ, बट इन डेरिवेशंस को तुम एक बार खुद भी बिना देखे कर लेना, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचोगे कि डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है तो ऐसा नहीं होता है। डेरिवेशन के बीच में से भी सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में जो मॉडर्न फिजिक्स वाला सेक्शन होता है, चैप्टर का नाम वो लोग अलग अलग करके अलग अलग बुक्स में डाल देते हैं, अलग अलग बोर्ड्स वाले, लेकिन उसमें जो बोर्ड एग्जाम्स में आपका जो चैप्टर होता है, जैसे इस बार जो आप लोगों की जो ओल्ड सिलेबस की बुक थी उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके ये आप लोगों का एक छोटा सा 10 पन्ने का चैप्टर था फिजिक्स के आखिरी में। तो उसमें ये थ्योरी क्वेश्चन है कि डिराइव द रिलेशनशिप ऑफ रेडियस, है ना। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन वहाँ तो लिखना ही है। सो बेटर है कि अभी एक ही बार में अच्छे से पढ़ लो, वहाँ भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। तो देखो जनाब, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हमें बोहर्स के पोस्टुलेट पता है। बोहर्स के पोस्टुलेट में आपको जो कुछ चीज़ें याद रखनी है वो पहली ये कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलर मोशन क्यों कर पाता है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कौन प्रोवाइड करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बराबर। अब ये पोस्टुलेट याद तो है, लेकिन इसका मैथमेटिकल पार्ट याद होना चाहिए, यानी कि एम वी आर इक्वल्स टू क्या पता होना चाहिए, सॉरी आप लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि कौन, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि के टाइम्स ऑफ जेड ई का स्क्वायर अपॉन में कितना आर स्क्वायर। अब अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ रहा है कि मैंने के टाइम्स ऑफ जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे लिखा है, तो इंसान डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाले टॉपिक में ये चीज़ सीख सकता है करके। ठीक है, वैसे मैं अभी कुछ सेकंड में रिपीट कराऊंगी, बट उतने डिटेल में रिपीट नहीं कराऊंगी जितना अच्छे से मैंने वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया था। एक बार अगर कोई चीज़ पढ़ा दी गई है तो उसको याद रखना जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम याद नहीं रख पाओगे इतनी छोटे छोटे से फैक्ट्स वगैरह 2-3 दिन पहले की क्लास के, तो फिर तुम 2-4 इतने या फिर 10-12 चैप्टर्स का कंसेप्ट 2 साल बाद कैसे याद रखोगे। तो ये हो गया पहला पोस्टुलेट। दूसरे पोस्टुलेट पे मूव होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम के बारे में था। तो डायरेक्ट मैं उसका फॉर्मूला लिखती हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमना पसंद करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2π के। ठीक है, ये वो दो रिलेशनशिप्स हैं, आपका पोस्टुलेट नंबर 1 P1 और ये आपका पोस्टुलेट नंबर 2, जिससे हम लोगों को आगे क्या पढ़ने वाली है, नीट पढ़ने वाली है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के बोहर ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसके रिवॉल्यूशन की स्पीड क्या है, मतलब किस वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है, ये हम लोगों को निकालना है। अगर वो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है और जिस न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि रेडियस हमको ये डिराइव करना है करके। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रही होगी। ठीक है, अगर कोई आप लोगों का रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की आप लोगों की एनर्जी क्या है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऐसा नहीं होता है कि हर ऑर्बिट में एनर्जी सेम होती है, अलग अलग ऑर्बिट्स में एनर्जी अलग अलग होती है। इवन अलग अलग एटम्स के लिए भी और हर ऑर्बिट में एनर्जी सेम नहीं होती। तुम अगर सोचोगे कि के ऑर्बिट की एनर्जी चाहे हर एटम हो, हर एटम में सेम रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यही वो रीजन है श्रेयन, जिसकी वजह से आप लोगों का जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, वो अलग अलग आता है, बराबर। जब हम लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो इसी कंसेप्ट को हम आगे अभी यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हिंट तुम्हें दे रही हूँ कि अगर तुम सोचोगे कि के शेल है और के शेल की हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेट से x है, तो बाकी के आपके 117 एलिमेंट्स जो बाकी हैं उनके के शेल में भी अगर आप बोलोगे कि उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी करके x की x, तो ऐसा नहीं होता, वो वेरी करती है करके। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोगों का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, जो आपका लाइन स्पेक्ट्रा है, जो हाइड्रोजन का या किसी दूसरे एटम का, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जब हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो इस वाले टॉपिक को और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें हिंट मैं दे चुकी हूँ। अगर इसमें हो सकता है श्रेयन का डाउट रिजॉल्व हो गया हो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब एक देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप लोगों के पास, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं, उनकी यूनिट्स वगैरह याद रखनी है। वो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तुम्हें डेरिवेशन करना आता है, बट ऑब्वियस है कि तुम डेरिवेशन पेपर में करते तो नहीं बैठोगे ना। अगर जैसे मैंने जब दिया था JEE का पेपर,
तो उस ईयर के इसमें इतना घटिया सा सवाल पूछा गया था करके कि आप लोगों को लिथियम 2+ आयन था मेरे हिसाब से जहाँ तक, तो लिथियम 2+ आयन का मुझे थर्ड ऑर्बिट में रेडियस कैलकुलेट करना था, बस खत्म। ये सवाल था उसमें। हो सकता है थर्ड की जगह फोर्थ ऑर्बिट हो, बट ऐसा ही कुछ सवाल आया था। अब अगर मान लेते हैं मैं वहाँ पे डिराइव करने बैठ जाती कि पहले मैं रेडियस डिराइव करूँगी, तो जो केमिस्ट्री का पेपर मैंने उस वक्त, जहाँ तक मुझे याद है, मेरा केमिस्ट्री का पेपर 40 या 45 मिनट्स में पूरा हो चुका था। एंड उसके बाद का मैंने पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट किया। अच्छा, 40-45 मिनट्स में इसलिए हुआ था क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स का एक सवाल था जिसकी कैलकुलेशन, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जेडबलई वगैरह में जो भारी भरकम कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा डिवाइड, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होता है, वो सब आते नहीं है करके, ठीक है। लेकिन उस वक्त थर्मोडाइनमिक्स का एक वर्कडन वाला सवाल आया था, उसकी कैलकुलेशन में पता नहीं मैं उस वक्त कौन सी स्टेट ऑफ माइंड से बैठी थी, मैं उसके पीछे पड़ गई। मेरे से बन ही नहीं रहा था, मतलब कैलकुलेशन एरर हो रही थी। मुझे सवाल आता था बट नहीं क्या कैलकुलेशन एरर हो रही थी। तो मैंने कम से कम 10 मिनट उसमें इन्वेस्ट किए थे, और मैंने इसीलिए इन्वेस्ट की थी क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फिजिक्स वाला सेक्शन थोड़ा कमज़ोर है, तो मुझे जो मार्क्स स्कोर करने हैं वो मुझे मेरे केमिस्ट्री से ही स्कोर करने हैं, दैट्स वाई। तो मैंने फिर बाकी का टाइमिंग आपके मैथ्स में इन्वेस्ट किया। फिजिक्स को तो मैं एकदम हेट रखती थी, मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये दो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री इजी पार्ट होता है। तो अगर तुम्हें डेरिवेशन आता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेरिवेशन के अलावा तुम्हें एकदम ज़ुबान पर तुम्हारा क्या होने चाहिए करके फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, आपके फैक्ट्स पता होने चाहिए करके। इनऑर्गेनिक में तो बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने आज की क्लास में। देखो, सबसे पहले मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि लेट्स वी हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, उन प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बात तो तुम जानते हो। अच्छा, अब उसके बाद इसके बाजू में ये आप लोगों का लेट्स से एक मैंने ऑर्बिट बना लिया, मैं एक सिंगल ऑर्बिट बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा ऑर्बिट बन चुका है। इस ऑर्बिट में मैं अज्यूम कर रही हूँ करके, ठीक है, इस ऑर्बिट में मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अज्यूम नहीं कर रही हूँ, ये बोर का अजम्पशन है कि मान लेते हैं कि वहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज़ है। तो तुम्हें तो पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज़ उस न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या कर रही होगी करके, गोल 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 घूम रही होगी। अच्छा, ठीक है। तो सिंस अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 1, उसके सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सप्लाई कर रहा है आप लोगों का, क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि mv²/r इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इट इज k, दैट इज कांस्टेंट। k की कांस्टेंट की वैल्यू भी मैं ऑलरेडी बताई थी, वह फिर से लिखवा देती हूँ, लेकिन अभी Q1 Q2 का मतलब होता है जिन दो चार्जेस के बीच में आप वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हो, और r का मतलब होता है उन दोनों के बीच का वो डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा लेट्स से E। अब यहाँ पे इसके अंदर प्रोटॉन है, अब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन तो नहीं होगा ना। हम लोग अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक है, बट हम ना तो न्यूट्रॉन को निकाल रहे हैं ना तो हम प्रोटॉन को निकाल रहे हैं। प्रोटॉन तो होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर एक प्रोटॉन है तो उस एक प्रोटॉन का चार्ज है P, 2 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज है 2p, 3 प्रोटॉन है तो 3p। अब एक बार बताओ, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होती है, सो यानी कि इसके ऊपर चार्ज होगा z टाइम्स ऑफ p। अब ये तो तुम जानते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बस साइन अलग होता है। जस्ट लाइक आप लोगों का एक तुमने वो बनाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अपन क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, एक्सेस बनाते हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है। अब ओरिजिन से राइट जाओगे तो +1, लेफ्ट जाओगे तो -1। मेजरमेंट तो वही है ना, सिर्फ वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, साइन सिर्फ उनके डायरेक्शन को या फिर उनकी किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो वी विल कंसिडर P एज लाइक E सिंबल। तो ये की चीज़ Q2, यानी कि अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात कर रही हूँ तो हो जाएगा z टाइम्स ऑफ E, और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा r²। सो यहाँ से mv²/r इक्वल टू कितना, k टाइम्स ऑफ ZE²/r²। ये चीज़ ऐसे आई, ठीक है। यानी कि वो k टाइम्स ऑफ ZE²/r² कैसे आता है वो तुम्हें मैंने बता दिया है। जहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछेगा कि k क्या है, सो k इज कॉन्स्टेंट 1/4πε0, और उसके बाद इसकी वैल्यू का कैलकुलेट करोगे तो 9 × 10⁹ होती है करके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो
कि आप लोगों के पास ये मैंने एक पोस्टुलेट बताया कि पोस्टुलेट आया कैसे एग्जैक्टली अच्छा, अभी इस पोस्टुलेट को जानने से पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के आजू बाजू घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो अभी सीधा सीधा इस आपके पोस्टुलेट नंबर 2 को देखो। अगर तुम पोस्टुलेट नंबर 2 को देखोगे तो तुम्हारी आधी समस्या का तो निदान वहीं हो जाएगा। सो पोस्टुलेट नंबर 2 के अकॉर्डिंग MV_r आपके NH2 पाई के बराबर है, NH/2 पाई के। सो देयरफॉर अगर मुझे कोई यहाँ से वेलोसिटी को डिराइव करने को कहेगा, सो वेलोसिटी विल बी n टाइम्स ऑफ h/2 पाई एंड इट विल बी mr इन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखो, इससे तुम्हें ये बात तो समझ में आ रही है कि h आपका एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, बट क्या रेडियस कांस्टेंट है? नो, रेडियस कांस्टेंट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं n और यहाँ पे अपॉन लिख देते हैं r, यानी कि वेलोसिटी n का मतलब क्या, वो आपका 1 2 3 4 ऑर्बिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब क्या है, आप लोगों का शेल नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर, उस ऑर्बिट नंबर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, ठीक है, और आपके रेडियस पर वो चीज़ क्या कर रही है करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात तो इतनी भेजे में गई होगी मेरे हिसाब से, कोई इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब वैसे इस वेलोसिटी के पास हम वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल अपना ये जो डेरिवेशन कर रहे थे करके रेडियस वाला, इस रेडियस वाले डेरिवेशन को हम लोग कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ये मैंने तुम लोगों को लिख दिया कि mv²/r इक्वल टू k टाइम्स ऑफ z²/r²। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँगी कि इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से आप v² की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है, तो तुम्हारा सिंपल जवाब होगा इट इज़ k टाइम्स ऑफ ze²। अच्छा, अपॉन में कितना आ जाएगा r², और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, अच्छा एक r और एक r कट गया तो एक ही r तुम लोगों के पास बचेगा, एंड m आपके डिनोमिनेटर में पहुँच गया, ये v² की वैल्यू आई। अब ऊपर आओ, ऊपर में देखो, ऊपर में हमने वेलोसिटी को डिराइव करके रखा है। सो चलो यहाँ से भी आप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर की, तो ये कितना हो जाएगा h² अपॉन में 4 पाई², यहाँ पे m², यहाँ पे n² और अपॉन में r²। सो यहाँ से मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन, वेलोसिटी के स्क्वायर की एक इक्वेशन मिल गई, और यहाँ से भी मुझे वेलोसिटी के स्क्वायर की एक इक्वेशन मिल रही है। सो कैन आई राइट कि आखिर है तो वेलोसिटी ही ना, चाहे मैं ऊपर वाले पार्ट से निकालूं कि चाहे मैं नीचे वाले पार्ट से निकालूं। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट कि ये जो ऊपर में निकाला हुआ h² और अपॉन क्या लिखा है वहाँ पे h² n², अब मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, इससे बेस्ट है कि इसको कॉपी ही कर लो, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली वैल्यू और ये जो नीचे वाली आप लोगों की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू तुम्हें ही लगता करके कि इक्वल आ जाएगी करके, इक्वल टू कितना k टाइम्स ऑफ ze² अपॉन में r इंटू m बराबर। अच्छा, अब इसमें से हमारा एम है r को कैलकुलेट करना, ठीक है, मेरा एम क्या है r कैलकुलेट करना। तो यहाँ तो एक r कट गया, एक ही बचा है, और भी कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, एक m है, एक m की पावर यहाँ से कट गई। अच्छा, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। सो यहाँ से अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको r कैलकुलेट करना है, सो r मेरा कितना निकल के आएगा, h² अपॉन में 4 है, ठीक है, अपॉन में आप लोगों का पाई² है, और उसके अलावा वो जो kze² है, z को वहीं रहने दो क्योंकि z एटॉमिक नंबर है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। k तो एक कांस्टेंट है, उसको उठा के ले आते हैं डिनोमिनेटर में, और आपका e² यानी कि चार्ज का स्क्वायर वो भी कांस्टेंट है, उसको भी उठा के ले आती हूँ डिनोमिनेटर में। अच्छा, एक मास वाली क्वांटिटी बच गई क्योंकि एक कट गया था। अब जो राइट साइड में है वो राइट साइड में, अच्छा रेडियस है। अच्छा, अब मैं z को क्या करूँ, तो अब ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कौन है आपका, ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है आपका n² अपॉन में z। सो ये निकल के आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू। अब हो सकता है कल को तुमसे क्वेश्चन पूछने में आ जाए कि अगर बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडियस कैलकुलेट किया जाए, सो रेडियस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो r इज़ प्रोपोर्शनल टू n² एंड r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। सो अगर मैं इस इक्वेशन को क्लब करूं तो यहाँ पर आपके पास r इज़ प्रोपोर्शनल टू n²/z आएगा, और यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि r इज़ इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ n²/z, जहाँ पे k नहीं लेते, कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते क्योंकि ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में k इंक्लूडेड है ना। लेट्स से p, यहाँ पे p इज एनी कांस्टेंट, तो तुमसे कोई क्वेश्चन में ऑप्शन पूछा जा सकता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू बताओ या फिर इस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बताओ, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म लिखा गया है, दिस टर्म इज नोन एज कांस्टेंट।
वैसे मेरे को तो ये कांस्टेंट याद भी है, मैंने तो याद करके भी रखा हुआ है, ठीक है। और लेकिन अगर कोई मुझसे डिराइवेशन करने को मांगेगा तो मैं डिराइव भी कर सकती हूँ करके। तो ऐसा ही तुम्हें भी रखना है अपना, तुम्हारा अप्रोच ऐसा रहना चाहिए केमिस्ट्री में कि तुम्हें चीज़ें फॉर्मूले लॉजिक्स एकदम टिप मुंह जबानी रटे हुए होने चाहिए। चाहे कोई इंसान नींद में पूछे तो भी तुम्हें आना चाहिए अप्लाई करते हुए तुरंत उनको। और उसके अलावा जो एक और बहुत नेसेसरी चीज़ होती है वो ये कि आप लोगों को उनका अगर डेरिवेशन बताया गया है जिन चीज़ों का, हर चीज़ों का तो देखो मैं बताती भी नहीं हूँ, जो चीज़ नेसेसरी नहीं होती मैं बताती ही नहीं हूँ, तो उनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी सूचना, इस पूरे कांस्टेंट की अगर तुम वैल्यू पुट करोगे, जैसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डालोगे, पाई की वैल्यू डालोगे, के की जगह उसकी वैल्यू डालोगे, ई की जगह, एम की जगह, सो आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन यू विल फाइंड दैट कि इस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं 0.529 न्यूमेरिकली, और बाजू में आपका जो वेरिएबल है एन स्क्वायर बाय जेड। सो ये आपके पास रेडियस का फॉर्मूला निकल के आता है जो तुम लोगों को क्या करना है, याद करना है करके, ठीक है। ये रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। तो इसको अच्छे से घोट लो अपने अंदर। अच्छा, अब एक इकलौती गलती जो लोग इस फॉर्मूले को याद करते वक्त कर देते हैं या किसी दूसरे फॉर्मूले को याद करते वक्त करते हैं, दे इग्नोर यूनिट्स, ठीक है, दे इग्नोर यूनिट्स। अब यहाँ पे जो यूनिट होती है दैट यूनिट इज एंगस्ट्रॉम। इस फॉर्मूले से जो आपका आंसर निकल के आता है दैट आंसर इज इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत करना। अब एंगस्ट्रॉम और मीटर के बीच का रिलेशनशिप एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻⁻10 मीटर करके, ठीक है। ओके, अब देखो इससे सवाल कितने इजी और प्यारे प्यारे से आते हैं करके। एक छोटा सा मैं इलस्ट्रेशन बता देती हूँ, बाकी तुम्हें खुद ही करना है और तुम कर भी लेते हो। जो इंसान बिना मेरी हेल्प के, मतलब बिना मेरी हेल्प के अंदर मैंने सिर्फ तुम्हें थ्योरी पढ़ाई थी और तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल अगर तुमने खुद बना लिए तो ये इंडिकेट करता है कि एक ठीक ठाक दिमाग तुम अपने अंदर रखते हो। नहीं तो तुम ये पाओगे कि लोगों को पहले उसके जैसे न्यूमेरिकल सिखाने पड़ते हैं और उसके बाद वो लोग उसके जैसा कर पाते हैं, वो भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर तुम उस चीज़ को खुद कर पाए हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बिना किसी हेल्प वगैरह के, तो तुम एक ठीक इंसान हो करके, मोर देन एवरेज हो, ठीक है। तो इसको ना अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना। बट मैं बता देती हूँ उस टाइप के क्वेश्चन आपके थोड़े से आते कैसे हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, जैसे आपको बोलेगा लिथियम 2+ आयन है। अब इस लिथियम 2+ आयन में जो इसका 4th ऑर्बिट है, उस 4th ऑर्बिट का आप मुझे रेडियस बताओ। अब ये तो देखो मैं जानती हूँ कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आपके चौथे ऑर्बिट में तो होगा नहीं, वो तो पहले ही ऑर्बिट पे होगा ना। ऐसा नहीं होता है कि चौथे में, पाँचवें में, जहाँ उसका मन चल रहा है वहाँ जाके रह रहा है, ऐसा नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग होता है वो स्टार्टिंग से शुरू होता है के से, और जैसे जैसे के भरता है तो एल, फिर एल भरता है तो एम, ऐसा चलता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी इसको आगे वाली क्लासेस में। लेकिन अब 4th ऑर्बिट ने माना कि इलेक्ट्रॉन ही है, बट फिर भी मैंने तुमसे पूछा कि इसका आप क्या करके दो मुझे, 4th ऑर्बिट में आप उसका रेडियस क्या होना चाहिए ये कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। तो सिंपल है, 4th ऑर्बिट यानी कि मुझे R4 कैलकुलेट करना है। 0.529 इज माई कॉन्स्टेंट, एन स्क्वायर, एन यानी कि ऑर्बिट नंबर, 4th ऑर्बिट है यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और जेड यानी कि एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो तुम्हारा लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3। तो कैलकुलेशन तुम कर लेना, तो जो भी आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, बस खत्म। ये इसी तरीके के छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल आएंगे। अच्छा, कल को ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिसमें तुम्हें कुछ 2 रेडियसेस का रेशियो लेना पड़ रहा है ना, उनको कंपेयर करना पड़ रहा है। जैसे कल को तुमसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिथियम 2+ आयन में जो उसका 4th ऑर्बिट है, 4th ऑर्बिट में उसका रेडियस है x। अगर उसी लिथियम 2+ आयन में मान लेते हैं मैं 8th ऑर्बिट में चली जाऊं, तो 8th ऑर्बिट में बोलो रेडियस कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो आपने रेडियस इन 4th ऑर्बिट यानी कि R4, रेडियस इन 8th ऑर्बिट यानी कि R8, टेक रेशियो। सो रेडियस इन 4th ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर। सो एन स्क्वायर विल बी 4 का स्क्वायर 16 अपॉन जेड। तो जो भी जेड की वैल्यू है डाल देंगे, क्योंकि देखो लिथियम के बारे में ही बातचीत हो रही है ना। तो अगर मैं रेशियो लूंगी तो रेशियो लेने पे क्या होगा, जो लाइक क्वांटिटीज़ होंगी वो लाइक क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। तो देखो z और z आपका कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और R4 का रेडियस दिया है x और R8 आपको पूछना है, सो इट विल बी इक्वल टू 16/64। ये ऐसा कैलकुलेशन कर लोगे तो यहाँ से R8 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। तो ऐसे ही तुम्हें रेशियो लेके भी काम करने की नीड बढ़ सकती है करके, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें एक छोटा सा फैक्ट बताना है मुझे। तुम लोगों ने अभी ग्राफ बनाना सीखा नहीं है उतने अच्छे से, तुम लोगों का भी वो पार्ट आने का है।
बट जब तुम ये चीज़ पढ़ोगे करके, ठीक है, जब ये चीज़ तुम लोग जानोगे करके कि किस तरीके से ग्राफ्स वगैरह बनाए जाते हैं, जब तुम्हारी लाइफ में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह ये सब ज्योमेट्री की चीज़ें आएंगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तब तुम लोगों को कुछ चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ठीक है। अभी तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो अगर मैं सिंपली ग्राफ की बात करूँ कि आर, जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है करके कि रेडियस इक्वल टू 0.529 और इनटू में ये वाली चीज़ n²/z है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है करके कि आपका जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, ठीक है। अच्छा, तो अगर लेट्स इमेजिन, तुम्हें अभी क्योंकि आता नहीं है इसलिए मैं जस्ट तुम्हें बता रही हूँ, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करूँ तो तुम्हें कुछ इस प्रकार की चीज़ दिखेगी। अब जो आपकी मैथ्स होती है, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला करके कंसेप्ट आता है, उस पैराबोला वाले कंसेप्ट के अनुसार जो आपके पैराबोला होते हैं उनकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होती है, y² = 4ax या फिर x² = 4 टाइम्स ऑफ ay। ये उनकी पहचान होती है, जहाँ पे 4 और a तो कांस्टेंट है, बट साफ साफ दिख रहा है ना कि y² इज आइदर प्रोपोर्शनल टू x और या x² इज प्रोपोर्शनल टू करके आपका y। तो तुम्हें ये लगता है ये वाला फॉर्मेट भी देखो इसी के जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने, ठीक है, अगर आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, अगर आपने एक ग्राफ प्लॉट किया किसके वर्सेस, रेडियस के वर्सेस और आपके क्या कहते हैं एन के वर्सेस, सो दैट ग्राफ का नेचर विल बी व्हाट, इट विल बी पैराबोला, ठीक है, वो पैराबोला रहेगा। अब वो आपका इंक्रीजिंग पैराबोला वगैरह क्या कैसा, सो अगर मैं रेडियस को एक्स एक्सेस में मानूँ, ठीक है, अगर मैं अपने रेडियस को अगर मैं वाई एक्सेस में मानूँ और अगर मैं एन को एक्स एक्सेस से मानूँ, तो ये ग्राफ कुछ बनता है ऐसे। कैसे बनता है, जब आप मैथ्स पढ़ोगे ना, ये वाला चैप्टर जब आपका आएगा तब आपको खुद पता चल जाएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस है कि मैं अभी ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफ अगर तुम साथ साथ में पढ़ते जाओगे तो जब बाद में चैप्टर पढ़ोगे तब एक बार नज़र देख लेना करके कि अच्छा ये चीज़ ऐसे आई थी। तो ये देखो ऐसा है ग्राफ का, ये नेचर ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो मैंने एक्सेस में उनके कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए हैं। अगर मैं एन को लेती हूँ वाई एक्सेस पर तो वो वाली चीज़ इस फॉर्मेट की है, देखो ये y² और ये प्रोपोर्शनल का साइन है और यहाँ x, तो y² = 4ax वाला ग्राफ ना आपका ऐसा कुछ बनता है, ये ऐसा। सो देयरफॉर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आप लोगों के टॉपिक का अभी पहला ग्राफ। तो इसको तुम अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना, ये शीट में है नहीं करके, ठीक है, ये शीट में है नहीं, तो ये वाली चीज़ मुझे याद नहीं रहा करके उसमें डालने के लिए करके, तो इसमें तुम अपनी नोट्स कॉपी में इस चीज़ को इंक्लूड कर लोगे, ओके। अच्छा, अब उसके अलावा और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इमेजिन दैट यू हैव r = k टाइम्स ऑफ n², ठीक है। अगर मैं तुमसे कहती हूँ टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, बेसिक लॉगरिथम से ज़्यादा तो तुम अब सीख ही चुके हो मैथ्स में। सो यहाँ पे अगर मैं लॉग ले लूँ, ठीक है, दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा आपका log r, और यहाँ तो तुम्हें पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगेगी। सो ये कितना हो जाएगा log k और ये कितना हो जाएगा log n² के बराबर। अब तुम क्योंकि जानते हो कि log में अगर कोई भी ऐसी पावर होती है तो वो इस तरीके से सामने आ जाती है। सो देयरफॉर यहाँ से log r क्या होगा, इट इज़ log k + 2 टाइम्स ऑफ log n, एग्जैक्टली। अब ये वाली जो इक्वेशन है, अब ये पैराबोला के फॉर्मेट की तो है नहीं, तो ये किस फॉर्मेट की है। इमेजिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि आप लोगों को वाई एक्सेस पर log r को प्लॉट करना है, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक्स एक्सेस पर तुमको log n को प्लॉट करना है, ठीक है, तो देखो ये तुम लोगों का y हो गया, ये तुम लोगों का x हो गया। सो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्मेट y = mx + c। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, तुम याद करो 10th स्टैंडर्ड में जो तुम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे कि ये पढ़ के आए हो 2x + 3y = 9। तो क्या तुम्हें नहीं लगता इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ -2x + 9 और y फिर मैं यहाँ से ये लिख दूँगी -2/3x + यहाँ पे 3 बराबर। तो देखो ये भी तो वही है, y = mx + c। अब तुम्हें नहीं पता कि ये वाली एक सारी सी लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है, और 10th में तो तुम सभी ने लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के ग्राफ बनाए, और लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आते थे, है ना। तो उसमें आप लोग कैसा लिखते थे, ax + by + c = 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो बस अभी 11th क्लास में या 12th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप उसका ये फॉर्म पढ़ते हो, y = mx + c वाले फॉर्मेट में। सो इस हिसाब से y क्या है, x y एक्सेस से मैंने प्लॉट किया है, x पे log n प्लॉट किया है। तो यहाँ पे जो 2 है, ये 2 आप लोगों का m है। इस केस में यहाँ पे जो 2 है, 2 आप लोगों का m है, एंड m इज नोन एज व्हाट, स्लोप।
इस क्वेश्चन में जो आपका सी है वो सी आप लोगों का log k है एंड log k इज योर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब जिस पॉइंट पे वो लाइन आपके y एक्सेस को कट मार रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा बनेगा, y एक्सेस को कट कर रहा है एंड क्योंकि आपका y की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसीलिए पॉजिटिव y एक्सेस को कट करेगा, ना कि नीचे की तरफ। अच्छा, और क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू भी पॉजिटिव है इसका मतलब आपका ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का होगा। इंक्रीजिंग मतलब ऊपर की तरफ। ये ग्राफ ऐसा भी तो आ सकता था नीचे की तरफ, है ना। तो नीचे की तरफ मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप इंप्लाइज करती है करके कि आपका जो ग्राफ है करके वो कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है। तो आपका जो अगर log r और log n का मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो यहाँ से स्लोप बराबर कितनी आएगी 2। यानी कि दुनिया में आप चाहे कोई भी z ले लो, मतलब कोई भी एटम ले लो, उस एटम का चाहे आप कोई भी क्या कहते हैं ऑर्बिट उठा लो, अगर आप उसके ऑर्बिट का ग्राफ प्लॉट करोगे तो भले ही आप एटम चेंज कर लो, भले ही आप ऑर्बिट चेंज कर लो, बट log r और log n के बीच का जो स्लोप का रिलेशनशिप है वो आपका चेंज होने वाला नहीं है करके, ठीक है। एंड इन केस अगर मान लेते हैं करके इस वाली चीज़ को मैं उल्टा कर देती करके, ठीक है, log n को मैं अगर उठाकर उसको ऐसा कर दूं कि ये मेरा ग्राफ है, इसमें अभी मैंने y एक्सिस पर ले लिया है आपके log n को और x एक्सिस पे मैंने ले लिया है log r को। तो बस फर्क कितना पड़ेगा कि मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा करके। होप सो अब तुम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर जाओ। नहीं कर पाओगे तो फ्यूचर में तो देखो आदत पड़ ही जाएगी करके, धीरे धीरे करके, ठीक है। अच्छा, तो ये बना लिया हमने कुछ फ्यू ग्राफ्स जो मेरे को ऐसा लगता था कि तुम लोगों के लिए नेसेसरी है, तुम्हें पता होने चाहिए करके उन सारी चीज़ों के बारे में। ओके, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे हम लोगों ने रेडियस डिराइव कर लिया, तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसके अलावा ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा करके, ठीक है। ओके, तो अभी देखो जरा फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में वेलोसिटी निकालनी है। अब आ जाओ जरा ऊपर वाले केस में देखो मैंने वेलोसिटी निकाल के तो रखी थी, ये दिख रहा है तुमको, हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाल के रखी है। बट तुम ये सोचो वेलोसिटी एक वेरिएबल है और उसका जो राइट साइड में मैंने रिलेशनशिप लिखा है उस रिलेशनशिप में आर खुद एक वेरिएबल है ना। तो एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल, तुम्हें भी पता है इम्पॉसिबल केस है। तो कितना अच्छा होगा कि अपन ने जो नीचे आर की वैल्यू निकाल के रखी है उस आर की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ। तो सिंपल है, आर की वैल्यू आप लोगों ने कुछ ना कुछ कैलकुलेट तो करके रखी है, अभी कैलकुलेट किए हो, भूले तो हो गए नहीं। तो आर की वैल्यू होती क्या है करके आप लोगों का ये हो जाता है h² अपॉन में कितना आता है 4 होता है, π² होता है, e² भी होता है और उसके बाद आपका m का स्क्वायर नहीं होता और k के ऊपर भी स्क्वायर नहीं होता, ये तो कांस्टेंट है, और n²/z होता है। इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर रेडियस की जगह पे आप पुट कर दो सिंपल भाषा में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो h अपॉन में 2πm तो वैसे ही था, ठीक है, n अपॉन में था ही, अब r की जगह पुट करना है तो r की जगह में आएगा ये h²। अच्छा, ये नीचे में n² भी आएगा, लेकिन ये जो z है और ये जो पूरी की पूरी टोली है 4π² e² और ये m के, ये पहुंच जाएगी ऊपर। अब जितनी कैंसिलेशन अपन कर सकते हैं उसको अपन करके देख लेते हैं कि फाइनली हम लोगों ने वेलोसिटी आप लोगों की क्या डिराइव कर ली करके, ठीक है। तो देखो क्या क्या कट रहा है, थोड़ा जल्दी देख लेना। अगर मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मान लेते हैं तो मुझे बाद में कैसा वो चीज़ बता देना करके कि हो गई है करके। देखो π² और 1 पाई वाली तो वैल्यू गई, ये 4 है तो ये वाला कैंसिलेशन होकर 2 आ गया, एंड ये h है, यहाँ पे कैंसिलेशन होकर 1 h आ गया। मास तो देखो पूरा ही उड़ गया, k को काटने वाला कुछ नहीं है, तो पहले लिख लेते क्या क्या बच गया, लगे तो फिर से कैंसिलेशन कर लेंगे। 1 बच गया, अच्छा n भी तो कटेगा, ये देखो ऊपर का 1 n नीचे का 1 n कट गया, तो वेरिएबल के नाम पे ऊपर में z बचा है और नीचे में एक n बचा है, और कांस्टेंट में ऊपर में क्या बच गया है, 2 बच गया है, 1 पाई बच गया है, e² तो पूरा का पूरा ही तुम लोगों का बच गया, k को किसी ने कैंसिल नहीं किया, और अपॉन में कितना आया, n तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ करके, अपॉन में कितना आया कांस्टेंट वाले टर्म्स में से h। तो ये आ गया आपके पास किसका डेरिवेशन, वेलोसिटी का डेरिवेशन, 2π e² k और z अपॉन में n और डिवाइड में h भी है। सो दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी। सो कल को जैसे मैंने बताया रेडियस वाले क्वेश्चन में तुमसे कोई पूछ सकता है करके कि वहाँ पे जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का मतलब वो मतलब क्या कहते हैं उसको, उस कांस्टेंट का फ्रैक्शन दिखता कैसा है या कौन उसका एक्चुअल फ्रैक्शन है,
वैल्यू पुट करने से पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए। सिंस इस क्वेश्चन में मुझे साथ साथ दिख रहा है करके कि आपकी वेलोसिटी इस क्वेश्चन में z के यानी कि एटॉमिक नंबर और आपका क्या कहते हैं जो ऑर्बिट है उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन ऑर्बिट नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए वो वाला चीज़ आप लोगों के n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ऐसा सवाल भी आ जाएगा। अब अगर मान लेते हैं मैं इस पूरे कांस्टेंट में या पाई की वैल्यू पुट करूँ, के की वैल्यू पुट करूँ, ई की वैल्यू क्या पुट करूँ, सो यू विल फाइंड आउट, तुम ये चीज़ पाओगे करके कि हमारे पास वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, दैट इज 2.18 इंटू 10⁶ और इंटू में ऑब्वियस है z/n, बट अगेन द यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात एक बहुत ही ध्यान से सुनोगे तुम सभी के सभी कि किसी को भी ना देखो वैल्यूज पुट करके निकालने की कोई नीड नहीं है कि मतलब तुम्हें से किसी को ये तूफानी कार्य करने की इच्छा हुई करके कि चलो करके एक बार वैल्यूज पुट करके तो देखें, तुम कर सकते हो, बट अगर आंसर लेट से तुम लोगों से नहीं निकल रहा है या मैच नहीं हो रहा है तो वो करने की कोशिश मत करना। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 2 मिनट, ये स्पेस कैसा थोड़ी सी कम पड़ गई है, इसको मैं कहीं एडजस्ट कर लेती हूँ, 2 मिनट को। अरे ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये बात याद रखना, जो तुम लोगों का वो ग्रुप बना हुआ है सर के साथ ऑब्वियसली उसी जगह पर, ठीक है, उसको मैं शेयर कर दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना। और उसमें से तुम्हें लिखने में आसानी होगी चीज़ों को अपने नोट्स कॉपी में। वीडियो के फॉर्मेट में तुम लोगों को लिखने में हो सकता है स्टॉप कर करके लिखना हो तो तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, तो अब इसमें एक चीज़ देखो कि जो सेकेंड एक्सप्रेशन के बाद इतना गैप छूटा है, ठीक है, तो ये गैप कुछ है ही नहीं, वो मैंने अभी एक पेज ऐड किया है इसलिए वहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं है, बाकी डायरेक्ट फिर नीचे से है। ठीक है, अच्छा, चलो तो अभी हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक्सप्रेशन आया, अब देखो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को ना इस फ्रैक्शन को या फिर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, एंड दैट तरीका इज c/137, ठीक है, z/n मीटर पर सेकेंड। अब ये की चीज़ कैसे आई उस पर तुम्हें अपना ज़्यादा दिमाग खर्च करने की नीड नहीं है करके, बट हाँ ऑब्वियस है कि ऊपर वाले रिलेशनशिप के साथ साथ अगर तुम इस रिलेशनशिप को भी याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा करके। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों के वेलोसिटी के रिलेशनशिप, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना। अच्छा, अब ग्राफ बना लेते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, एक और चीज़, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज इन वैक्यूम। अभी साफ साफ दिख रहा है कि वी का और एन का इन्वर्स का रिलेशनशिप है। अब जैसे मैंने तुम्हें अभी पैराबोला करके ये वर्ड बताया, तो अभी तुम लोगों की लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारे वर्ड्स भी आएंगे, कहते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सब आएगा। मतलब मैथ्स में अगर कोई चीज़ मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है तो ये यही रहा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहा है करके ये वाला टॉपिक आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों को ये अभी हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, जैसे आपके पैराबोला में कैसे था, वो y² = 4ax वाले फॉर्मेट का था, या x² = 4ay वाले फॉर्मेट का है। तो जब तुम हाइपरबोला पढ़ोगे तो तुम्हें पाओगे कि इस टाइप की जब भी एक इन्वर्स रिलेशनशिप के ग्राफ बनते हैं तो ये ग्राफ आप लोगों के हमेशा कैसे रहते हैं करके, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या फिर कह सकती हूँ फिलहाल के लिए मैं हाइपरबोला वाले फॉर्मेट के रहते हैं करके। ठीक है, तो इसका ग्राफ फिलहाल बनाना देख लो, बाद में जब फ्यूचर में कभी पढ़ोगे तब इस चीज़ को तुम लोग वेरीफाई कर लेना। सो लेट्स से अगर मान लेते हैं हम लोगों ने आपकी जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे अगर मैंने वेलोसिटी प्लॉट की और अगर x एक्सिस पे मैंने लेट से n को प्लॉट किया तो ये वाला ग्राफ ना इस तरीके से आएगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा इसका ग्राफिकल नेचर रहेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ होता है इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम लोग कहते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ, ये इसका नेचर है। जैसे स्ट्रेट लाइन एक नेचर है, पैराबोला एक नेचर है, तो हाइपरबोलिक की इसका क्या है, नेचर है। तो इतने कंसेप्ट तुम्हें वेलोसिटी से रिलेटेड पता होने चाहिए थे जो मैंने तुमको बता दिए हैं। अब वेलोसिटी के अलावा जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एनर्जी।
ठीक है। वेलोसिटी के अलावा जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है एनर्जी। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना एनर्जी के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे, वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में सूचना देखो क्या है। सूचना बहुत ही सिंपल सी है आप लोगों के पास, वो ये कहती है करके कि हम लोग जब बुक्स में पढ़ते हैं या फिर जब हम लोग रेफरेंस बुक्स या कोई भी क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन देखो क्या लिख कर आता है करके कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना करके। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं है। उस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो एक फील्ड क्रिएट हुई है वो उस फील्ड की टोटल एनर्जी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं वो टोटल एनर्जी है। अच्छा, तो वो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, ठीक है, वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन की एनर्जी होती है। बट ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पर उस चीज़ को पढ़ते हैं ऐसे ही हैं क्योंकि क्वेश्चन हम उसी के टर्म्स में सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा इसको याद रखोगे। अब कुछ नियम है, इन नियमों को तुम्हें याद रखना है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी का मतलब आपके न्यूक्लियस से बहुत 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 दूर, तो वहाँ पे हम उसको ये चीज़ आर्बिट्रली अज्यूम करके चलेंगे कि उस पॉइंट पर एनर्जी इतनी ज़्यादा कम है कि उस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई मीनिंग भी नहीं बैठता है, ठीक है। वो एनर्जी इतनी 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 कम है कि उस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई सेंस ही नहीं है। सो उतने लॉन्ग डिस्टेंस पे, यानी कि इनफाइनाइट वाले डिस्टेंस पे हम लोग उस वैल्यू को क्या कंसिडर कर लेंगे, ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे। इस वाली चीज़ को तुम्हें क्या याद करना है, याद रखना है, ठीक है। तुम खुद सोचो, अगर एक मैग्नेट है, मैग्नेट को अपन ने रखा है तुम्हारे घर पर और तुम्हारे घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक लोहे का टावर मैंने खड़ा कर दिया, क्या तुम्हारे घर के रखे हुई बीच मतलब मैग्नेट और उस लोहे के टावर में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? तो वैसे तो होगा, लेकिन तुम खुद सोचो उनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका ऑलमोस्ट क्या हो गया करके आप लोगों का ज़ीरो हो गया है। तो हम लोग उसको क्या अज्यूम करके चलेंगे, ज़ीरो अज्यूम करके चलेंगे इन्फिनिटी पर, ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्टेट को, जिस पर्टिकुलर पॉइंट इन्फिनिटी वाले स्टेट को हम लोग कहते हैं आप लोगों का ज़ीरो एनर्जी स्टेट, ठीक है। ये वाला स्टेट आपका कौन सा कहलाता है, ज़ीरो एनर्जी स्टेट करके, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में मूव करते हैं करके कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के संपर्क में लेकर आए तो उसके अंदर मतलब कुछ एनर्जी या तो उसकी खर्च होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, कुछ उसकी एनर्जी उस प्रोसेस को करने में खर्च हो रही है करके। तो ऐसे केस में जब आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब अप्रोच करते हो, लेट्स से आपका इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे उसकी एनर्जी होती है 0, और जब वो आपकी न्यूक्लियस को अप्रोच करता है, लेट्स से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो तुम ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि जितना वो न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा, न्यूक्लियस के क्लोज जाने से उसकी एनर्जी की जो वैल्यू है करके वो बढ़ेगी, यानी कि 0.3 हो गई, 5.2 हो गई, ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि निगेटिव में जाएगी, ठीक है। 0 से -1.1 होगी, -1.1 से -1.2 होगी, वो बढ़ती जाए, मतलब निगेटिव में बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव साइड में नहीं बढ़ेगी, निगेटिव साइड में बढ़ेगी, ठीक है। वो बिकेम्स मोर निगेटिव, वाली चीज़ क्या हो जाएगी आप लोगों की, ज़्यादा निगेटिव होगी, यानी कि न्यूक्लियस को अप्रोच करने पर आप लोगों की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का जो साइन होता है वो साइन निगेटिव होता जाता है। आपकी एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की पॉजिटिव होती ही नहीं है करके, कभी नहीं होती का मतलब कभी नहीं होती। जो उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन अचीव कर सकता है वो इन्फिनिटी पे कितनी होती है करके 0 होती है, ठीक है। और अगर वो न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा तो उसकी एनर्जी 0 नहीं होगी, उसकी एनर्जी क्या होने लगेगी, निगेटिव में जाने लगेगी। द मैक्सिमम, तो इस पॉइंट को थोड़ा याद करोगे, इवन अपने नोट्स कॉपी में लिख देना, मैं अभी डिक्टेट कर दे रही हूँ, तुम लोग लिख लेना इसको। द मैक्सिमम एनर्जी अचीव बाय एन इलेक्ट्रॉन या द मैक्सिमम एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज आप लोगों का 0 करके, उससे ज़्यादा एनर्जी वो क्या करता है आप लोगों का पॉसेस नहीं कर सकता। और न्यूक्लियस पे जाने पे वो निगेटिव क्यों हो रहा है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे वो न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियस को अप्रोच करने पर वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा और उसकी एनर्जी ख़त्म होगी, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग करके। अच्छा, अगर निगेटिव साइन आपको अगर कभी दिख रहा है, अगर आपको किसी भी एनर्जी के टर्म्स के आगे, जैसे मैंने लिखा है एनर्जी इज -2.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो वहाँ पे वो निगेटिव साइन किस चीज़ को इम्प्लाइज करता है,
वो नेगेटिव साइन इस चीज़ को इम्प्लाइज करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोगों के न्यूक्लियस से क्या है करके बाउंडेड है, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने उसको अभी तक वहाँ से निकाला नहीं है करके, ठीक है। ये हो गई एनर्जी के ऊपर छोटी मोटी हम लोगों की कैसे बातचीत। अभी हम लोगों को एनर्जी को डिराइव करना है करके, ठीक है, ये यानी कि हम लोगों को डिराइव करनी है करके। अभी तुम लोग जब फिज़िक्स में एक कंसेप्ट पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा मिलेगी। जैसे अभी तक तुमने 10th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी को कैसे पढ़ा है कि द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, राइट। तो वो नहीं, वो कंसेप्ट नहीं। अब आ गई ये चार्ज की दुनिया, और अगर अब चार्ज की दुनिया आ चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो हाइट रिलेटेड कंसेप्ट नहीं, अब उसका कंसेप्ट भी बदल चुका है। तो उस वक्त तुम्हें वो डेफिनेशन मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, बट जब 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मिल जाएगा। लेट्स से तुम्हारी कोई चार्ज बॉडी, फिलहाल हमारे इसमें जो चार्ज बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन है, बट मैं एक जनरल भाषा में बता रही हूँ। अगर कोई आपके पास चार्ज बॉडी है और वो चार्ज बॉडी अगर इन्फिनिटी पे रखी गई है, अब अगर तुम उस इन्फिनिटी से उस चार्ज बॉडी को किसी मतलब उसको क्या कर रहे हो, उठाकर कहीं दूसरे डिस्टेंस पे शिफ्ट कर रहे हो, मान लेते हैं इन्फिनिटी पे है और तुम उसको 5 सेंटीमीटर पे लाना चाह रहे हो, तो इन्फिनिटी से उसको उस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाने के लिए आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। समझ रहे हो बात। उसने उस इन्फिनिटी से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक उस चार्ज को पहुंचाने के लिए उसने कुछ वर्क किया होगा। दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बस खत्म। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी चार्ज स्पीशीज़ की पोटेंशियल एनर्जी हम ये कहते हैं कि अगर आपने उस चार्ज स्पीशीज़ को इन्फिनिटी से उठाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आए हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन हुआ है, दैट वर्क डन इज नोन एज व्हाट आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपके चार्ज लोगों के रिस्पेक्ट में इक्वल टू वर्क डन होता है। किस चीज़ का वर्क डन, दीवार खिसकाने का, फूंक मारने का, बॉल को हिट करने का नहीं, ठीक है। आपकी चार्ज स्पीशीज़ को इन्फिनिटी से उठाकर उस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बैठाने का जो काम उसने किया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज नोन एज व्हाट आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी। सो इस केस में फिलहाल हम लोगों की जो चार्ज स्पीशीज़ है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। इन्फिनिटी पे न्यूक्लियस नहीं बैठा है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन बैठा है। इन्फिनिटी से मैं इलेक्ट्रॉन को अगर उठाकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर मैं लाती हूँ, तो इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक उसको बैठाने में, उसको लगाने में, उसको लेकर आने में जो मैंने एनर्जी स्पेंड की, जो मैंने वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज नोन एज व्हाट आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस चीज़ को ओवर करते हैं। एनर्जी वाला जो वीडियो है वो मैं इसके बाद ही जस्ट इसका गैप लेकर इसके बाद ही अपलोड करूँगी। इसमें मैं उसको कंबाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा चला जाएगा वो, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, फिर उनके बीच में अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप्स वगैरह भी हैं करके, ठीक है। तो इसीलिए उस वाले कंसेप्ट को हम लोग अलग से टैकल करेंगे। अच्छा, इसमें मैं अभी एक चीज़ भूल गई हूँ। अगर हम वेलोसिटी पता चल गई है तो तुम लोगों को ये मैं बताना भूल गई करके कि जो स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड फिलहाल अभी बोहर्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों के जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट सर्कुलर नेचर में हैं, ठीक है। एक्चुअली में ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, क्या वो सही में सर्कुलर होते हैं, क्या वो स्ट्रेट होते हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। बट फिलहाल अभी इतना तो पता है ना कि हमारे ऑर्बिट सर्कुलर है। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है अपने एक रिवॉल्यूशन में, वो कितना होगा, इज इक्वल टू इट्स सरकमफरेंस बराबर 2πr के बराबर हो जाएगा करके। सो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा 2πr। टाइम उस एक रिवॉल्यूशन को कितना लगा, यहाँ पे टी का मतलब ये है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमना बंद तो करता नहीं है ना, कि तुमने बोला इलेक्ट्रॉन बंद कर दो तो इलेक्ट्रॉन बंद कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन करके के बाद अपनी जो घूमने की क्या कहते हैं उसका नेचर है, वो रोकता तो है नहीं, वो तो घूमता ही रहता है। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है उससे बातचीत करना है। अच्छा, और यहाँ पे स्पीड मतलब वेलोसिटी। बस अब वेलोसिटी का जो यहाँ पे फॉर्मूला हमने ऊपर डिराइव किया था, उस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दो और देखते हैं टाइम क्या निकल के आते हैं। टाइम वाले क्वेश्चन वैसे बहुत रेयरली आते हैं, उतने डिटेल में आते नहीं हैं, तो इसके लिए हम जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक जो बेसिक रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप मैं कैलकुलेट करवा देती हूँ। तो देखो टाइम 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 है किधर, सॉरी वेलोसिटी हमने डिराइव की थी ना, कहाँ गई हम लोगों की वेलोसिटी, ये रही, ठीक है। क्या है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप लोगों का, 2πkze², और उसके बाद अपॉन में h और z/n। मेरे h और मेरे n में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि बताती भी जा रही हूँ
इसीलिए। और तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है मेरे एच और मेरे एन के लिखने के तरीके में, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी। अच्छा, अब इक्वल्स टू में कितना है आप लोगों का 2πr अपॉन में टाइम है। सो मुझे यहाँ से टाइम की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो 2π तो तुरंत आपके उड़ गए, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। सो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, अब रेडियस ऊपर में। अच्छा, अब रेडियस खुद एक वेरिएबल है, मतलब रेडियस की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, कर लेंगे फिलहाल, शिफ्ट तो कर लेते हैं। अच्छा, अपॉन में ये जो h और n है, ये h ऊपर n भी ऊपर, नीचे में आएगा k e स्क्वायर और यहाँ पे z। अब रेडियस की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू पुट कर लेते हैं, मुझे क्योंकि वैल्यू याद है इसीलिए मैं वहाँ पे लिख दे रही हूँ करके। तुम्हें अगर याद ना हो तो तुम एक बार देख लेना। r की जगह आ गया n स्क्वायर अपॉन में z, और इनटू में आएगा h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर होता है, m भी होता है, k भी होता है, e स्क्वायर भी होता है, ठीक है, इनटू में। और h आएगा, h तो है ही, और ऊपर से एक n और है, अपॉन में k भी है, e स्क्वायर भी है और z भी है। तो पहले तो कॉन्स्टेंट्स को मैं उठा लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो h क्यूब न्यूमरेटर का एक कांस्टेंट है, अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, m एक ही कांस्टेंट है, k का भी स्क्वायर हो गया और e का स्क्वायर तो था ही था। अच्छा, अब वेरिएबल वाला पार्ट देख लो। ऊपर में न्यूमरेटर में n क्यूब तैयार हो गया और नीचे डिनोमिनेटर में z स्क्वायर तैयार हो गया। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ टाइम पीरियड। अब अगेन वही सेम चीज़ तुमसे पूछी जा सकती है करके कि टाइम के लिए वो कांस्टेंट कौन है करके, वो आप मुझे बताओ। तो तुम बता दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर हम लोग ना इस कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव नहीं करते हैं, ठीक है। तुम चाहो तो वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो करके, लेकिन कोई मतलब नहीं है। टाइम के क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम आते हैं, और जो आते भी हैं वो आप लोगों का रेशो के टर्म्स में आते हैं कि अगर इस ऑर्बिट के, इस एटम के ऑर्बिट को अगर रिवॉल्व करने के लिए उसने इतना टाइम लिया, तो उसके तीसरे या चौथे ऑर्बिट को, ठीक है, आप लोगों का वो कितना टाइम लेगा करके। तो उसमें हम लोग उन क्वेश्चन को आप लोगों का बहुत ही आसान तरीके से करके कैलकुलेट कर सकते हैं बाय विद दी हेल्प ऑफ टेकिंग T1/T2, मतलब दो टाइम चीज़ों का हमने क्या ले लिया करके, रेशियो ले लिया। सो नो नीड ऑफ फर्दर डेरिवेशन, बस इतना याद रखो कि टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट करके आप लोगों का n क्यूब अपॉन में कितना z स्क्वायर, ठीक है। और सिंस यू नो कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करके, सो देयर फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगा z स्क्वायर बाय n क्यूब। ये वाला कंसेप्ट बस इतना याद रखना है, ठीक है। एनर्जी वाला पार्ट में इसीलिए इसमें कवर नहीं कर रही हूँ करके, बिकॉज उसको अगर मैं कवर करने जाऊँगी तो वो चीज़ ऐसी हो जाएगी करके कि एक ही में पूरा खिचड़ी मच जाएगी। सो एनर्जी वाला पार्ट क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों का लेंदी है, तो लेंदी वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं है बट थोड़ी सी फिजिक्स से रिलेटेड है, एंड इवन जो तुम लोगों की ओल्ड फिजिक्स की किताबें थी उसमें भी ये चीज़ थी। चलो जान दो, जब सर पढ़ाएंगे जब का मॉडर्न फिजिक्स, तभी तुम लोग उसको देख लेना करके। अभी बता के तुम ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों को कैसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए करके, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग अभी यहाँ पे इस चीज़ को ओवर करते हैं करके। इसके आगे अब तुम लोगों को नीड नहीं है इसके कुछ जानने की, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी रहेंगे, बस तुम फॉर्मूलों को रट्टा मार के रखो। और एनर्जी वाले डेरिवेशन में ज़्यादा उसके डिटेल में घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की जो फील है वो फील तुम्हें एक फिजिक्स वाला ही इंसान दिलवा सकता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ डिराइव कर रहे हैं, एंड इवन केमिस्ट्री में डेरिवेशन की भी आपको नीड नहीं थी, बट क्योंकि एक चीज़ तुम्हें बाद में काम आ सकती है बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए मैं ये चीज़ डिराइव कर दे रही हूँ करके, ठीक है। तो मैं PDF शेयर कर देती हूँ तुम लोगों के पास, तो पहले पूरा वीडियो देख लेना, और अगर जो भी नोट्स बनाने हैं वो PDF के वाया करना, ठीक है।